बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपने सब ने अपनी टीवी स्क्रीन पे मनाजिर देखे कि जो बानी पीटीआई हैं उनकी बहनों की हिरासत में उन्हें लिया गया, फिर उन्हें दोबारा से रिहा किया गया, और ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये मनाजिर हम देखते आए हैं। तो जो सियासी दर्जा हरारत है वो कैसे कंट्रोल में आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर इस वक्त पंजाब में ये बहुत बड़ा इशू है बिलखसूस कि किसान जो है वो अपनी गंदम के लिए सड़कों पर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक बड़े वफ़द की मुलाकात भी हुई, क्या उसकी अंदरूनी कहानी है, वहाँ पर क्या हुआ, क्या ये नतीजा खेज़ साबित हुई मुलाकात या नहीं हुई। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि मौसमियाती तब्दीलियाँ दुनिया भर में जो असर मुरतब कर रही हैं, पाकिस्तान में क्या हुआ, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे, और आने वाले दिनों में कराची में और पंजाब में ख़ास तौर पे क्या हो सकता है, गर्मी की शिद्दत क्यों ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कैसे करेंगे, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में करेंगे। मेरे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, आप रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हैं। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे सबसे पहले बसरा साहब पूछना चाहूँगा कि ये कल हो क्या रहा था जो हम स्क्रीन्स पे देख रहे थे कि ग़ालिबन ये मुलाकात के लिए गई थी बहनें खान साहब की, फिर हुआ क्या वहाँ पे? जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, कोई आईन और कानून नहीं है, बल्कि जंगल का कानून है। मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ में भी मैं देखता था कुछ ना कुछ अदालतें काम कर रही होती थी। आप अंदाजा कीजिए कि अदालतों के ऑर्डर्स के बावजूद, जेल मैनुअल्स के ऑर्डर रूल्स के बावजूद आज इमरान खान साहब की बहनें उनको नहीं मिल सकती। उनके जो सियासी रुफका हैं वो उनको नहीं मिल सकते, बल्कि ये होता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असेंबली, खान साहब की बहनें, ये पहली बार नहीं हुआ, उनको वहां से गिरफ्तार किया जाता है। वहां पे उनको जिस तरह आपने देखा कि वो 10-10 घंटे कभी धूप में बैठी हैं, कभी जमीन पे बैठी हैं, और जो उनके वर्कर्स हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। मुझे बताएं कौन सा फर्क भाई ऐसा मुल्क होगा जहां पे, फर्ज करें मैं कहता हूं, जहां पे बहुत ज्यादा अमरीयत भी हो, जहां बहुत ज्यादा बादशाहत भी हो, ऐसा निजाम बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैंने कम से कम ना मुशर्रफ के दौर में देखा, ना ज़िया-उल-हक के दौर में देखा, बल्कि अगर मैं किताबों में पढ़ा है तो ऐसा तो यजीदियत में भी नहीं होता होगा, ना फिरौन के दौर में हुआ होगा। अब ना किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज है। मुझे बताए ना कि यही मियां नवाज शरीफ आपके कलीग्स हैं जो बता रहे हैं कि 80-80 लोग उनको जाके जेल में मिलते थे, जेल का हॉल खुलता था, वहां पर इंटरव्यूज होते थे, एसी एयर कंडीशनर लगे होते थे। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आज 600 दिन से ज्यादा हो गए हैं कि खान साहब जेल में पड़े, और इसका मैं आई विटनेस हूं। कल मैं मौके पे मौजूद था। फर्क भाई ऐसे था, कर्फ्यू का समय था, पहले वहां पर 5-6 घंटे उनको खराब किया गया, पुलिस ही पुलिस थी। फिर हुआ ये कि उनको गाड़ियों में डाल दिया गया। मैं भी और तैयबा राजा और कुछ हमारे दोस्त और थे, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने किया था कि आपको याद है कि तनहा बियाबान जंगल में बारिश देरी हो रही थी, उनको छोड़ दिया। हम लोगों ने उनकी गाड़ियों को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये पहले तो उनको ले गए वहां पर चक्री इंटरचेंज के पास, एक टाउन है, मेरे नाम से निकल रहा है, क्योंकि हम फॉलो कर रहे थे। फिर लोगों ने एंड ये किया कि रात 7-8 बजे के करीब शिनवारी लारैब होटल है, चक्री इंटरचेंज से कोई 1.5-2 किलोमीटर के करीब, वहां पर इनको कमरे के वहां पर हुआ ये कि अलीमा आपा का बीपी डाउन हो गया, जिस वजह से फौरी तौर पर इन्होंने होटल के अंदर शिफ्ट किया। सारी पुलिस अंदर चली गई। अच्छा, अब करते क्या है कि वहां से उन्होंने छोटा मोटा खाना खाया, जो भी थोड़ा बहुत, उसकी फौरी फुटेज रिलीज कर दी। उसके बाद हमें ये हमारी जो गाड़ियां थी, लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया कि भाग जाएं, लेकिन हम लोगों ने गाड़ियां अपनी फासले पर रखी। मैं उसकी मेरे पास एक फुटेज मौजूद है। उसके बाद इन्होंने क्रॉस किया चक्री इंटरचेंज टुवर्ड्स लाहौर, और 2 किलोमीटर बाद जाके गाड़ियां रोक दी। गाड़ियां रोकने के बाद उसमें अलीमा आपा, उनकी बहनें, उमर अयूब साहब, हामिद रजा साहब, मलक अहमद बचर साहब, उनको उतार दिया। उन्होंने कहा जाए। हम क्योंकि गाड़ियां फॉलो कर रहे थे, वहां पर जो कोई 10 से 15 के करीब कारकुनान पहुंचे,
वहां पर हम लोगों ने, उन्होंने बात की जो रिकॉर्ड की सोशल मीडिया पर, फिर वो वायरल हुई, आपने सुन लिया। और वहां कहना सिर्फ ये था कि भाई ये बंद कर दें अदालतें, इनको ताले लगा दें। जब इन अदालतों के ऑर्डर पर अमल नहीं होना, बल्कि मुल्क में इस वक्त निजाम ये है कि जजेस कहते हैं कि हमारा तो इख्तियार ही नहीं रहा। तो यानी अदालती अहकामात के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और फिर उनको हिरासत में लिया गया और फिर आगे जाके छोड़ दिया गया। फरक भाई, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये पहली बार नहीं हो रहा। आप देख लें 3 से 4 बार लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होता है, आपका इन्वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, उनको वहां से गिरफ्तार किया जाता है। कांस्टेबल उनको मैन हैंडल करते हैं। खवातीन को, अलीमा आपा को, उनकी बहनों को जबरदस्ती प्रिजन वैनों में डाला जाता है। मुझे बताएं यार कि पाकिस्तान में हमें बताया जाता था माएँ बहनें बेटियां की इज्जतें तो बड़ी महफूज हैं, हमें ये लेक्चर भी बड़े दिए जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ मरियम सफदर पाकिस्तान में खातून रह गई है और किसी की माँ बहन बेटी नहीं है? हमारी माँ बहन बेटी को जेलों में डाल दो, उनको घरों से उठा लो, उनको अगवा कर लो, बस कर दें यार। ठीक है बसर साहब, 3 साल हो गए हैं। मैं अरशाद आरिफ साहब की तरफ जाना है। अरशाद साहब, ये क्या मुल्की तारीख के तो आप ऐनी शाहिद हैं, इससे पहले भी इस तरह के मनाजिर देखने में आए? इमरान खान हैं, पाकिस्तान की एक पार्टी, सियासी पार्टी के सरबराह हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी बहनें हैं, किसी की भी बहन माँ हो वो हमारे लिए उतनी ही अजीज़ है, काबिल एहतराम है। तो ये मनाजिर पहले भी देखने में आए, पहले भी हुए, क्या ये नए मनाजिर हैं? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये कोई पहली बात तो नहीं है, पहले भी होता रहा है। जलजाउल हक के दौर में भी वो होता है रहा है, नवाज शरीफ साहब के दौर में जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब मिलना चाहती थी आसिफ ज़रदारी साहब से 2 बच्चों को साथ लेकर, तो नहीं मिलना दिया जाता था, बाहर वो खड़ी होती थी। ऐसे वाक़यात तो माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनका हासिल क्या हुआ। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तो खैर मैं समझता हूँ कि सियासी कैदियों के साथ जो सलूक होता था, मैं ख़ुद ये कोट लखपत जेल में भी जाता रहा हूँ और अडियाला जेल में भी जाता रहा हूँ। यूसुफ ज़ाकिलानी साहब, जावेद हाशमी साहब, उसके बाद में नवाज शरीफ साहब, तो इस तरह की सख्ती, इस तरह की मुलाकातों पर बंदिश कभी हमने देखी नहीं है। मुशर्रफ दौर में भी नहीं देखी, जो होता था जी, मुशर्रफ दौर में भी नहीं देखी है सख्ती और ये पाबंदी। यानी मुलाकातों पर पाबंदी का मुझे याद नहीं है। सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को जब 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था तो पहले 60 दिन उन पर पाबंदी रही थी। उसके बाद जब वो उनको बाकायदा अदालतों में पेश कर दिया गया तो फिर वो भी आसानी हो गई थी, वकला भी मिलते थे, रिश्तेदार भी मिलते थे, बाकी लोग भी मिलते थे। तो इस तरह की सूरत हाल पहली दफ़ा हो रही है। लेकिन मेरा सवाल इससे कतई नज़र और है, वो ये है कि माजी में भी जो कुछ ऐसा हुआ उसका क्या फ़ायदा हुआ उस वक्त के हुक्मरान को? अगर इमरान खान साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए, मरियम साहबा गिरफ़्तार हुई, फरियाल तारपुर का जिक्र किया जाता है गिरफ़्तार हुई, तो क्या इमरान खान को उसका क्या फ़ायदा हुआ? बिलाखिर नुकसान ही हुआ। और फिर जो मनाजिर हम कल देख रहे थे, पिछले हफ्ते भी हमने देखे, इससे तो आप हमदर्दी बढ़ा रहे हैं इमरान खान के साथ, इमरान खान के ख़ानदान के साथ, इमरान खान के जमात के लोगों के साथ मज़लूमियत का तासुर जो है उभर रहा है। तो इससे तो सियासी नुकसान आप उठा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो ख़ुद विक्टिम रह चुके हैं, इमरान खान के दौर में भी, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी वो जेल भी जा चुके हैं, वो सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर चुके हैं और सारे मामलात के वो आइनी शाहिद हैं। आसिफ ज़रदारी साहब भी अपने आप को सबसे बड़ा सियासी कैदी करार देते हैं पाकिस्तान का। तो अगर उन पर सख्तियाँ हुई, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो उससे सबक हासिल करना चाहिए या उसका जो है उसको दोहराना चाहिए। मौलाना मौदूदी ने अयूब खान के दौर में कहा था कि हमारे हुक्मरान जो हैं अकल के इतने अंधे हैं कि ये गलतियों से कुछ सीखने की बजाय वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, ये बेचारे नई गलती भी नहीं कर पाते। और हम भी अब यही देख रहे हैं, मुसलसल देखते चल रहे आ रहे हैं कि जो गलतियां हो चुकी हैं और उनका नुकसान भी उस वक्त हुक्मरान उठा चुके हैं, उन्हीं गलतियों को दोहराया जा रहा है। और ये नहीं सोचा जा रहा है कि अगर चलो गलती ही करनी है तो कोई जिद्दत उसमें लाएं, कोई इख्तरा लाएं, कोई नई गलती करें। कम से कम ये तो पता चले कि आपका इख्तराई ज़हन है।
यही गलतियां दोहराई गई। इसकी वजह से जमहूरियत कमज़ोर हुई, पार्लियामेंट कमज़ोर हुई, सियासतदानों से मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये चले जा रहे हैं। ये जो बसरा साहब ने भी एक वैसे सवाल किया, हम लोग कंपैरिजन ड्रा भी करते हैं। उस वक्त भी अखबार नवीस मिलते थे, अभी यानी रिसेंट जब 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि मियाँ साहब जेल में थे तो अखबार नवीस मिलते थे और मुलाकातियों को इजाज़त थी, एक दिन मुकर्रर था, वहाँ पे मीडिया भी शुरू में जाता था। जी बिल्कुल ऐसा था, लोग जाते थे, बैठते थे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब तो कहते हैं कि हम कई घंटे बैठे रहे और मियां नवाज शरीफ साहब को वो अपनी जो गुफ्तगू है वो भी बताते हैं। कई और अखबार नवीस हमारे रऊफ ताहिर साहब, हमारे दोस्त, आप भी उनके हैं, हल्का आबाद में थे, तो ये लोग जाते थे, मिलते थे। अच्छा, उससे कोई नुकसान नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सलमान सफदर साहब से कहते हैं कि जी आप जाके मिल लें। अब अगर वो नहीं मिलवाया जा रहा तो सलमान सफदर को क्या नुकसान हो रहा है या इमरान खान को क्या नुकसान हो रहा है? आपकी अदलिया का मजाक उड़ रहा है और एक जेल सुप्रीडेंट जो है वो इतना ताकतवर है कि वो चीफ जस्टिस के अहकामात को हवा में उड़ा दे। जो मुज़ाकरात जब हो रहे थे हुकूमत के और पीटीआई के दरमियान, तो उस वक्त हमने ये देखा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब कहते हैं, पार्लियामेंट लीडर मुस्लिम लीग के इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम मुलाकात करवाएंगे, वो मुलाकात नहीं करा पाते। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हुकूमत का ट्रस्ट जो है हो रहा, वो बेहतर होता है, नहीं हो रहा है और सिस्टम जो है कमजोर हो रहा है। ठीक है शाहिद आरिफ साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट। जी आपको बहुत मुख्तसर मुझे ये सेगमेंट खत्म करना है। जी बस्सा साहब को कमेंट है तो आप करते जाएं। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। आप शहजाद इकबाल साहब एंकर हैं जियो के, उन्होंने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया, उनसे पूछ रहे हैं कि कितने लोग मिलते थे। और दूसरी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, बात यह है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था चीफ जस्टिस साहब के पास, या मुफ्ती साहब के पास। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर को जी आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा जी हमने रिमांड लेना है जिस्मानी उमर सरफराज चीमा साहब का। उन्होंने कहा वो कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा वो डेरा जेल में है। उनकी कब से बंद है? उनका 2 साल से जेल में बंद है। अब हालत ये है कि आज वो 2 साल से बंद है। उन्होंने कहा हमने चीजें बरामद कर ली, हम रिमांड दे दें, ऐ जेल में वो। और 2 साल हो गए हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद सबके, आज तक किसी का ट्रायल नहीं हो सका। बात सिर्फ ये है कि आप किस तरह, किस कैपेसिटी में, मुझे सिर्फ इतना बता दें, कोई आइन, कोई कानून कि आपको मुलाकात अब बंद कर दें। और दूसरी बात, अगर यही करना है तो आप एक काम करें, आप अदालतें बंद कर दें। 26वीं तरमीम के बाद तो अदालतें वैसे खत्म हो गई हैं। आप कमिश्नर को, डीआईजी को, आईजी को, पटवारी को, तहसीलदार को इख्तियार दे दें। और सबसे बढ़कर बात, ठीक हो गया आपका पॉइंट आ गया। अरशाद आरिफ साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। मुझे बताएं तारीख में कब ये हुआ है कि 1.5 से 2 लाख लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ हो, घर तोड़े गए हो, माओ बहनों बेटी को उठाया गया हो? ये कभी नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहला हो रहा है। ठीक है बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अरशाद अहमद आरिफ, बहुत शुक्रिया। आपका पॉइंट तो आया। अफसोसनाक है ये जो मनाजिर हम देखते हैं। पहले किसी हमारे बुजुर्ग साफ़ी बताते थे कि कुलसूम नवाज साहिबा की गाड़ी को लिफ्टर के जरिए उठा लिया जाता था। फिर इमरान खान की जो बहनें हैं, मुशर्रफ दौर में भी इनको जदोजहद करते देखा गया। ये मनाजिर हमारे लिए अच्छे नहीं हैं कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो ज़मीन पर बैठी हैं और उनको कभी हिरासत में लिया जाता है, कभी उन्हें वीराने में छोड़ दिया जाता है। ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, हुक्मरान हैं। एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो किसान इस वक्त चीख रहा है, रो रहा है। और क्यों रो रहा है? क्योंकि गंदम का इशू पिछले दिनों में इन्हीं यहाँ पर हम बैठे थे, यही बात कर रहे थे, तो दोबारा फिर से वही बात दोहराने जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो किसान रहनुमा हमारे साथ होंगे, जमात इस्लामी पंजाब के जो अमीर हैं जावेद कसूरी साहब, वो हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक जी। ये जो इस वक्त इशू चल रहा है, किसान ख़ास तौर पे इस पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में सदर किसान इत्तेहाद भी मौजूद होंगे, खालिद खोखर साहब, और जनाब जावेद कसूरी साहब, आप पंजाब के अमीर हैं जमात इस्लामी के। मैं खोखर साहब आपसे स्टार्ट ले रहा हूँ कि आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद अब ये जो हुकूमती रिलीफ पैकेज है, इससे अब आप मुतमईन हैं या बात अभी मज़ीद को इक़दामात करने की ज़रूरत है? क्या अब क्या सिचुएशन है?
पहली बात तो ये कोई किसी किस्म का एक चाली पैसे का कोई रिलीफ पैकेज काश्तकारों के लिए नहीं है, ना गंदम के लिए ना ज़राअत के लिए है। इस वक्त टोटली पाकिस्तान की ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है और मुझे जो खतरा लाहक हो रहा है इस वक्त काश्तकार की ज़बूहाली से ज्यादा जो खतरा लाहक हो रहा है कि 2 साल पहले हमने आटे की लाइनों में 24 खवातीन को शहीद करवाया। अब आगे ना हो कि पूरी कौम जो है ना कुछ अरसे बाद आटे की लाइनों में लगी हो, जो हालात जा रहे हैं। क्योंकि अगर काश्तकार को गंदम में हर साल नुकसान होगा, वो काश्त नहीं करेगा तो फूड सिक्योरिटी कहाँ से आएगी। इस वक्त देखें ना पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। अब यहाँ तो ये पोजीशन आ चुकी है कि इस वक्त तक क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मिनिस्टर ज़राअत वजीर ज़राअत ने को अनाउंस किया है कि ये काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है? आके बताए ना टीवी के ऊपर। और आपको भी चाहिए, मीडिया वालों को भी चाहिए कि वजीर ज़राअत को बुलाएं, उससे पूछे, या वो जो मोहतरमा सलमा भट्ट साहबा है जो बहुत ज़हीन और बहुत इंटेलिजेंट है और माशाल्लाह बड़ी तेज गुफ्तगू करती है, वो यानी कि अल्फाजों को कतर कतर के वो चलती है। उन्होंने काश्तकारों की जिस तरीके से तस्दीक की वो आके बताएं तो सही ना कि ये काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ये उसे मुनाफा मिल रहा है। ठीक है ना, ये तो सरासर हमने वैसे मैं आपको रिकॉर्ड पे ले आऊँ कि हमने कोशिश की है। उन्होंने पहले आमादगी का इजहार किया था, फिर वो उन्होंने बताया कि उन्हें प्रेस टॉक करनी है, इस वजह से शायद वो ना आ पाई। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी गुफ्तगू के दरमियान अगर प्रोड्यूसर साहब उन्हें दोबारा से रब्ते की कोशिश करें। अच्छा, इस वक्त ये जो इन्होंने कहा किसान पैकेज है, किसान कार्ड के ज़रिए ये 15 अरब का जनाब हम रिलीफ देंगे, ये आप इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है कि कोई इस ऐलान को नहीं आप मान रहे? मैं आपको अर्ज करूं, आपके जो रजिस्टर्ड फार्मर है ना वो 60 लाख है। अच्छा। लेकिन बहुत सारे इससे डबल से ज्यादा जो अनरजिस्टर्ड जो असल फार्मिंग लोग कर रहे हैं, कोई ठेकेदार है, कोई कुछ है जो काश्तकारी से वाबस्ता है। ठीक है, ये तो उनके लिए चंद रुपए बनते हैं जी। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपनी प्रोड्यूस का रेट चाहिए, अपनी मेहनत का सिला चाहिए। हमको फकीर नहीं है, हम मांगने वाले नहीं है, हमें इनसे सब्सिडी नहीं चाहिए। हमें इज्जत से अपनी जो हमारी मेहनत है, जो हमारी प्रोड्यूस है, उसका रेट चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं जी 15 अरब से 5 अरब से 2 अरब ये बातें करना, ये फजूल बातें हैं। और मैं सीएम साहबा से कहना चाहता हूं कि आपके जो मुशीर हैं जो आपको मशवरा दे रहे हैं वो ज़राअत की तबाही के दहाने पे जा रहे हैं, ज़राअत को पहुंचा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले हमें गंदम का सही रेट मिला 3900। उसका रिजल्ट क्या निकला कि हमने 6.25 आपको एग्रीकल्चर की जरूरत थी। अगर पिछली दफा इन मुशीरों की वजह से अगर हमें रेट नहीं मिला, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो ग्रोथ 6.25 से कम होकर 1.1 पे आ गई। बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। किसी को फांसी लगाई गई, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई उन मुशीरों के खिलाफ। देखिए ना, देखना यह है कि मुल्क कहां पे जा रहा है। आपको पता है कि आपकी एक्सपोर्ट में कितनी कमी आई है? 4 माह है, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक में बात कर रहा है, इन 4 माह की पिछले साल से कंपैरिजन करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपकी वजीर आजम साहब से भी मुलाकात हुई है इन दिनों में? मैं आपको बताता हूँ 91% आप एक्सपोर्ट में कमी आई है जी, प्याज की एक्सपोर्ट में कमी आई है। 87% मेज की 4 माह की एक्सपोर्ट में कमी आई है। 50% आलू की एक्सपोर्ट में कमी आई है। 50% प्याज की एक्सपोर्ट में कमी आई है। 42% इन 4 माह में चावल एक्सपोर्ट में कमी आई है। और इंपोर्ट में 348% कॉटन की इंपोर्ट में इजाफा हुआ है। मुल्क कहाँ गया? कल बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफी लंबी चौड़ी मीटिंग बुलाई हुई थी, उसमें 50 लोग थे। मैं उसमें गया, मैंने वहां पे गंदम में बात की है। एक मैंने नासिर बुसाल साहब है, उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से बात की है। इसी तरीके से उनके एग्री मॉल के सीईओ थे, उन्होंने बात की है, जिन्होंने गंदम पे बात की है। लेकिन माजरत के साथ कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने गंदम के ऊपर किसी सवाल का, हमारी किसी बात का बाद में अपनी स्पीच में कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल उन्होंने, यानी ये मुलाकात नतीजा खेज नहीं निकली, इससे कोई रिजल्ट बरामद नहीं हुए जी? इससे कोई नतीजा नहीं निकला इस मुलाकात में? यानी पता ये चला बुसाल साहब बड़े जज्बाती हो गए? मैं आपको वाजे बता रहा हूं कि जब आखिर पे उन तमाम बातों का जो हम लोगों ने बातें की, जब उनके जवाब देने का टाइम, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच की तो उसमें गंदम का जिक्र तक भी नहीं हुआ, उन्होंने नहीं किया। चलें तो अब आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो भी कहा बयाना, फिक्स टैक्स में छूट, 4 माह के लिए स्टोर कर लें, हमारे पास रिलीफ फंड ले लें, इस सब के बावजूद ये सारी चीजें जो स्टोर करने में फार्मर के लिए पॉसिबल मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। मैं एज ए फार्मर, मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ, मेरा काश्तकारी प्रोफेशन भी है, मेरा शौक भी है और मैं प्रैक्टिकल फार्मर हूँ। ये चीजें प्रैक्टिकल
पर है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है काश्तकार के लिए ये काश्तकार कर सके जी, पॉसिबल ही नहीं है। और ज़राअत के तमाम रास्ते गंदम से निकलते हैं, तमाम रास्ते। गंदम तमाम फसलों का इंजन है, गंदम का रेट मिलेगा, गंदम की फसल अच्छी होगी तो बाकी फसलें अच्छी होगी। अब आप देख लेंगे कि यहाँ हालात क्या होंगे अगले साल। और यानी इस सारी सूरत हाल में आप कह रहे हैं कि फिर किसान जो है वो जब अप्रिशिएट ही नहीं हो रही है सब जो सिचुएशन बनी हुई है, इसमें फिर अगली मर्तबा इसकी काश्त में बहुत बड़ी कमी आने वाली है। मैं वाजे आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, हमने सबक सीख लिया है जी आज कि एक क्लर्क हड़ताल करता है, कलम चोर हड़ताल करता है, ताजर करता है, शटर डाउन करता है, सनतकार करता है, इंडस्ट्री बंद करता है। हम भी अपनी काश्त में कमी लेके आएंगे। अब एहतजाज का यही तरीका है हमारे पास। ठीक है, इंशाल्लाह हम करेंगे। आप चले, हमें तो खौफे खुदा लेके बैठ जाता है कि रिस्क देने वाला मेरा रब है, किसान नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिस्क जमीन का सीधा चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंच जाता है। वो साल के 365 दिन वो काम करता है। आज क्या हालात हो गए उसके, ना उसके खेत के हालात अच्छे, ना घर के हालात अच्छे, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे, ना उनके सेहत के हालात अच्छे। जिसकी उजरत ना मिले, जो हुकूमत अपने मेहनत का काश्तकार को उस तक न दे सके, उसकी दरमियान में रुकावट बन जाए। ठीक है, मैं आज कहता हूं अगर IMF के साथ वायदा है तो कर लें, उसको इम्प्लीमेंट करें, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर ये जिला बंदी, सूबा बंदी, रोटी का रेट तय करना, आटे का रेट तय करना टोटल गैर कानूनी काम है। फिर इन चीजों को बंद करें, फिर मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दे, रोटी 50 रुपए की बिके या 50 रुपए की बिके। देखिए ना, काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए। अब ये क्या तरीकेकार है कि काश्तकार की कीमत कर उसके माशी कसर के ऊपर एक बैरियर टाउन के रहने वाले को, एक मेडल टाउन के रहने वाले को, एक DHA के रहने वाले को, एक 5 स्टार होटल में खाना खाने वाले को, इसके एक गरीब 2-4 एकड़ काश्तकार के माशी कतल के ऊपर उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। रोटियां सिर्फ बैरियर टाउन वाले, माल्टोन वाले तो नहीं खाते खोखर साहब, एक बड़ी आवाम, बड़ी तादाद है। हुकूमत अगर सस्ता आटा देना चाहती है तो वो टारगेटेड सब्सिडी दे लोगों को, गरीब लोगों को दे ना। ठीक है, ठीक है खालिद साहब, मैं जावेद कसूरी साहब आपको जनाब, आपने 15 अप्रैल को एहतजाज भी किया, मुल्क भर में एहतजाज था, तो अभी ये नतीजा, तो ये जितने भी इक़दामात इन्होंने किए हैं, आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? अच्छा देखिए, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मसला किसान के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मसला सिर्फ किसान का नहीं है। ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, और 25 करोड़ पाकिस्तानियों का ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ किसान के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक है, इस वक्त बदकिस्मती ये है कि ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत जिस तरह से इक़दामात करती चली जा रही है जी, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप किसान को मायूस कर रहे हैं, आप किसान को उसकी मेहनत का सिला नहीं दे रहे। और जब सारे लोग कह रहे हैं कि किसान को गंदम उसकी अपने खेत में 3000 रुपये से ज़्यादा पड़ रही है, तो मुझे ये बताइए कि ये कैसी हुकूमत है जो कह रही है कि हम आपसे 2200-2300 में गंदम हथियाना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत के तमाम इक़दामात ऐसे हैं कि किसान बेचारा बेबस होकर अपनी गंदम औने पौने इनके हवाले कर दे। ये जो 15 तारीख का एहतजाज है, पूरे पंजाब में एहतजाज हुआ है, किसान निकले हैं, लोगों ने बात की है, लेकिन मसला ये कि उसके बाद जो एक रिलीफ पैकेज आया है, ख्याल ये था कि शायद उसके ऊपर कुछ रिलीफ मिले, किसानों की बात सुनी जाए। हैरानी की इस बात की है कि मरियम नवाज साहिबा किसानों से तो बात नहीं कर रही, बंद कमरों में ब्यूरोक्रेसी से बैठ करके जब आप चीज़ें तय करती हैं तो आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं। वज़ीर आला पंजाब से किसानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई मुलाकात भी नहीं हुई, सारे नहीं कोई मुलाकात, बल्कि उनकी तो अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है। अच्छा, इस पैकेज के नतीजे में क्या होगा? पैकेज के नतीजे में देखिए 70-80% किसान वो है जो छोटा किसान है, 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़। आपने बीच में इस पूरे उसमें आप एक सरमायादारों के ग्रोह को ला रहे हैं, वो उठाएगा गंदम और फिर वो अपने पास उसको ज़ख़ीरा करेगा। बेचारा छोटा किसान तो उसको तो कुछ नहीं मिला। और आप अच्छा, अगली इसमें बहुत ख़तरनाक चीज़ ये है कि आपकी 60% आबादी देहातों में रहती है। होता ये है दुनिया भर में, आप शहरों के वसाइल का कुछ रुख देहातों की तरफ करते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पॉलिसी ये है कि देहातों के वसाइल को आप खींच लें शहरों के सरमायादारों की तरफ। इस वक्त गंदम पॉलिसी का ख़तरनाक पहलू ये है
कि आप किसान से तो चीजें खींचना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं उससे, लेकिन उसका सारा फायदा फ्लोर मिल उठाएंगे, उसका सारा फायदा बड़े बड़े सरमायादार उठाएंगे। अच्छा, और ये जिनको स्टॉक करने का कह रहे हैं, ये किन लोगों ने करना है? वही जिन्होंने IPPs पहले से लगाई हुई हैं। वो जो आप कह रहे हैं कि जो जिसके पास जमीन कम है उसकी ये वसाइल नहीं कि वो पहले स्टोर करे फिर वहां से निकाले। बिल्कुल नहीं, उसके पास वसाइल नहीं है। देखिए फर्क भाई, उसने तो इसी गंदम को सेल करना है और उसने पिछले कर्जे अदा करने और अगली फसल उसने अपनी अगली फसल लगानी है। उसकी बच्ची की अगर कोई खुशी का मरहला है तो उसने इसी के साथ जुड़ा हुआ है, उसने अगर उसके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारी डिमांड बिल्कुल वाज़ेह है कि किसान से बराह रास्त उसकी गंदम की कीमत दे के उससे खरीदो, यानी रेट फिक्स किया जाए, फिक्स किया जाए। और अगली एक और बात है, ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि रोटी महंगी हो जाएगी और जब आप गंदम महंगी करते हैं तो रोटी महंगी हो जाएगी, और ये हुकूमती मशीनरी ये प्रोपेगेंडा करती है। देखिए दुनिया भर के अंदर फूड सिक्योरिटी के ऊपर लोग सब्सिडी देते हैं, पूरी दुनिया का ये तरीकाकार है। आप किसान से गंदम 3900 में खरीदिए, रोटी की कीमत हमारी डिमांड है 10 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह बदकिस्मती क्या है, ना किसान को उसका हक मिल रहा है, ना आम शहरी को रोटी सस्ती मिल रही है। तो रोटी भी सस्ती आप नहीं कर रहे, आप किसान को उसका हक भी नहीं दे रहे। तो सवाल यह कि बीच में फिर वो कौन सा माफिया है जो पूरी तरह से यरगमाल। तो आपने जो एहतजाजी कैंप लगाए हुए हैं क्या अभी भी मौजूद हैं? नहीं, एहतजाजी कैंप हमारे 15 को पहले मरले में खत्म हो गए थे। हम एक मुशावरत कर रहे हैं किसानों, इस पैकेज आने के बाद, इस पैकेज आने के बाद हम मुशावरत कर रहे हैं और मुशावरत के साथ हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। उसमें कई ऑप्शन हमारे पेश नज़र हैं और उसके साथ हम चीज़ों को फिर आगे लेके चलेंगे। और इस रिलीफ पैकेज जो हुकूमत की तरफ से आया, इस पे किसान बिल्कुल कोई भी धड़ा किसी तरह भी मुतमिन नहीं है कहीं भी? किसी किसान नुमाइंदे ने, किसी किसान तंजीम ने इसको बिल्कुल वेलकम नहीं किया और जमात इस्लामी ने भी इस किसान पैकेज को टोटली मुस्तरद किया है। हम ये समझते हैं कि ये मसले का हल नहीं है, ये प्रॉब्लम में मजीद इजाफा करेगा। और मैं खोखर साहब की बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि आप किसान को मुसलसल जिस तरह का मैसेज दे रहे हैं, आप उसको चीज़ें काश्त करने से दिल बर्दाश्ता करेंगे और वो भी सोचेगा कि यहाँ देहातों से निकल करके मैं शहर की तरफ चला जाऊँ। और इसमें एक ख़तरनाक जो आने का नक्शा नज़र आ रहा है वो ये है कि आप अपने मुल्क की सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को बाहर के ममालिक पर डिपेंड करेंगे और आप इंडिया और चाइना और इधर उधर से चीज़ें मंगवाएंगे। और मुझे लगता है ऐसा है, खदशा है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठा हुआ एक माइंड सेट वो चाहता भी यही है कि आप बाहर से चीज़ें मंगवाएं, और बाहर से चीज़ें मंगवाने में आपको पता है कि इनको करप्शन का मौका भी मिलता है। जैसे पिछले साल इन्होंने यूक्रेन से गंदम मंगवा करके अपने किसान को तो इन्होंने पूरी तरह से उसको तबाह कर दिया, लेकिन यूक्रेन से गंदम मंगवाई, वो उस वक्त का बहरान शुरू हुआ, आज तक जारी है। हुकूमत अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, अपने एंड पे चीज़ों को ठीक करने के तैयार नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब से, जो आपने कमेटी बनाई थी उस मौके पे, उस कमेटी का क्या हुआ और किस तरह से आपने जो है वो सारे मामले को भी आपने वाइंड अप कर दिया और आज तक वो किसान उस क्राइसिस से निकल नहीं पा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद कसूरी साहब। खालिद खोखर से इस सेगमेंट को जब हम इख्तिताम पे जा रहे हैं तो ये किसान जो हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस पे एहतजाज हो रहे हैं। ख़ास तौर पे पंजाब में एक सूरत बड़ी मुख्तलिफ है कि यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब शायद अभी तक किसी किसान रहनुमा से, कोई किसान क़यादत से अभी तक मुलाकात भी उन्होंने नहीं की। वज़ीर आज़म ने मुलाकात की लेकिन उसमें भी कोई नतीजा उसका बरामद ना हुआ। हुकूमत पंजाब को इसे देखना है और इसे हल भी करना है ताकि ये मामला आने वाले दिनों में हमारे लिए परेशानी का बायस ना बने। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो मौसम पे बात करेंगे। बहुत सारी अलर्ट्स जारी हुई हैं। इस्लामाबाद में आप सब ने देखा कि जो एक झालाबारी वहाँ पर हुई और इतनी बड़ी तादाद में हुई कि लोगों के नुकसान हुए। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे रोक सकते हैं हम? अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ होंगे, मौसमियात के माहिर हैं, उनसे बात करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं, आप माहिर मौसमियात हैं। इस वक्त आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर एक तरफ गर्मी की सूरत हाल है, वहीं पे इस्लामाबाद में बारिश और फिर झालाबारी, ये सब क्या हो रहा है? अंजुम साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये क्या सूरत हाल चल रही है? एक तो पहले बताइएगा कि ये अलर्ट जारी हुई हैं कुछ NDMA की तरफ से, PDMA की तरफ से। तो पहले तो ये सबसे पहले यही मैं इस्लामाबाद वाली हमने देखा कि वहाँ पर जो सूरत हाल बनी, नुकसानात भी बहुत हुए, तो ये तो इस तरह से पहले देखने में नहीं आया।
जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हम इस वक्त ट्रांजिशन फेज़ में हैं। मौसमी एतबार से ट्रांजिशन फेज़ का मतलब ये होता है कि हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। तो जब ट्रांजिशन फेज़ होता है उसमें मोस्टली जो है ये साल में 2 मरतबा होता है। एक मरतबा जब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जाते हैं और जब हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ जाते हैं, तो इस दौरान जो है हेल फॉर्मेशन होती है। बारिश के साथ, आंधी गरज चमक के साथ जो है वो हेल स्टॉर्म हो जाता है। अगर हम परसों वाले इवेंट की बात करते हैं इस्लामाबाद की, तो आपने इस बात को गौर किया होगा कि ये जो हेल का जो फिनोमेना हुआ, ये मारगिला के क्लोज एरियाज में हुआ, जैसे सैदपुर विलेज में या सेक्टर ई, सेक्टर डी के अंदर, यहाँ पे हेल का साइज बहुत ज़्यादा था। इसकी रीज़न ये थी कि इस्लामाबाद का परसों जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर था वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जब मगरिबी हवाओं के सिलसिले बारिश बरसाने के लिए आते हैं तो उनमें बहुत ठंडी हवा होती है। तो जब ये हवा ड्रैग होकर तकरीबन 5000 फीट पर आ गई तो वहाँ पर तकरीबन दर्जा हरारत -20 के आसपास था। तो इतना जो कंट्रास्ट डेवलप हुआ -20 से 36 तक, तो इस दौरान जो हवा नीचे से अप ड्रिफ्ट हुई और जाके क्लाउड के अंदर इसने जब सर्कुलेशन की तो हेल का साइज बड़ा बना। जो एरिया मारगिला के करीब थे वहां पर हेल का साइज बड़ा था। जैसे जैसे आप 0 पॉइंट की तरफ गए, 0 पॉइंट वाले एरिया में हेल कम हुए, साइज छोटा था। और इसी तरह जब आप पिंडी की तरफ गए हैं तो वहां पर हेल हुआ ही नहीं। और अगर हम मजमूई तौर पर बारिश की बात करें तो इस्लामाबाद में परसों तकरीबन 10 से 14 मिलीमीटर के दरमियान में बारिश हुई टोटल। हवाओं की रफ्तार तकरीबन 63 किलोमीटर फी घंटा थी। इसी तरह लाहौर में जो परसों आंधी आई थी, शदीद आंधी, उसमें लाहौर में 93 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है हमने हवा रिकॉर्ड की थी। ठीक है, तो आप यानी ये आपने जो बताया कि मारगिला के आसपास ये जो यही इसका साइज़ था हेल का बहुत बड़ा था, इसकी आपने वजह क्या बताई? इसकी वजह टेम्परेचर कंट्रास्ट था। यानी कि आप यूं समझ देख लें कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद का टेम्परेचर होता है, और ऊपर से जब ठंडी हवाएं आती हैं तो 10,000 फीट के आसपास वहाँ टेम्परेचर -20 था। तो जब इतना ज़्यादा कंट्रास्ट डेवलप होता है, तो जब नीचे से गर्म हवाएं उठकर बादलों में जाती हैं तो वो वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंडक होती है, -20 टेम्परेचर होता है, तो जो बुखारात नीचे से ऊपर जाते हैं वो फ़ौरन फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, और उसकी वजह से हेल बनता है। तो क्या इसका कोई ये मुमकिन है कि ये इस तरह से आइंदा ना हो, क्योंकि देखा कि लोगों के तो नुकसानात बहुत हुए वहाँ पे? देखिए जी, आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के टेम्परेचर जो हैं जैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में बढ़ते जा रहे हैं, और इस वक्त हमारा अप्रैल का जो टेम्परेचर है वो भी पाकिस्तान का एवरेज से तकरीबन 3 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। तो ये जो गर्मी हो रही है ये आने वाले दिनों में इस किस्म के इवेंट्स का पेश खैमा हो सकती है। अच्छा, आप ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं, मौसमाती तब्दीलियाँ, उन्हीं का आप कह सकते हैं नतीजा है? जी बिल्कुल। तो ये जो अलर्ट्स जारी हुई कि इस दफ़ा आपने जिस तरह पहले भी बात की कि गर्मी जो है वो परसेंटेज ज़्यादा है, और अभी ये प्रेडिक्शन भी आई, फिर कहा गया कि हीट वेव भी हो सकती है, यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी किए जा सकते हैं। तो क्या इस वक्त सिचुएशन है, अगर हम कराची में ख़ास तौर पे हमें ये हर साल फेस करने को मिलता है, तो इस दफ़ा क्या सूरत हाल होगी कराची में? देखिए जी, मुल्क भर की बात कर लेते हैं। इस वक्त सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में हीट वेव चल रही है, जिसका आज आखिरी दिन है। इसी मगरिबी हवाओं के सिलसिले की वजह से कल से जो हैं जिन इलाकों में हीट वेव थी वहाँ पर टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सबसाइड हो जाएंगे, और हीट वेव वाली सिचुएशन तकरीबन अगले 5 से 6 रोज़ के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब हम कराची की बात करते हैं, तो कराची में आने वाले इतवार के रोज से बुध के रोज तक जो है वो हीट वेव का अलर्ट दिया गया है। इस दौरान कराची में दर्जे हरारत 40 को क्रॉस कर जाएगा और समुद्री हवाएं कट ऑफ हो जाएंगी। याद रखिएगा कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कराची की लाइफ लाइन समुद्री हवाएं हैं। जब ये समुद्री हवाएं कट ऑफ होंगी तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस की विंड्स कराची में प्रिवेल करेंगी, जो अपने साथ गर्मी का असर लेकर आएंगी। ताहम यहाँ पर एक बात और अच्छी आप कह सकते हैं कि इस दौरान नमी का तनासुब जो है वो कम रहेगा, लिहाजा जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो रियल के आसपास ही रहेगा।
ठीक है। और अगर हम बात करते जी, जी। हैं बाकी मुल्क की, तो जब ये सिलसिला 22 तारीख को मुल्क से रुखसत हो जाएगा, उसके बाद फिर एक अगले सिलसिले के आने तक एक गैप है 8 से 10 रोज का। तो इस दौरान जो सिंध के मैदानी इलाके हैं या पंजाब के मैदानी वस्ती और जनूबी इलाके साउथ केपी, इन इलाकों में दोबारा जो है गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल तो ठीक है आपने बताई, यानी आम जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हम इस माहौल को तबाह कर रहे हैं ख़ुद अपने हाथों से। कि आप अगर हम देखें कि ग्रीनरी कम हो रही है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है कहीं ना। तो आम आदमी क्या करता है, अगर हम उसे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि क्या मौसमियाती तब्दीलियों में उसका क्या किरदार है? देखिए, सबसे आसान इसका हल जो है, जो एक आम आदमी कर सकता है, वो है शजरकारी। देखिए, पुराने ज़माने में हमारे जो घर होते थे, चाहे वो देहात में हो या शहरों में हो, तो हर घर में सहन होता था, 1 से 4 या 5 दरख्त लाजमी होते थे, और दोपहर के औकात अक्सर औकात जो है वो उन्हीं दरख्तों के साए में गुजारी जाती थी। अब मॉडर्नाइजेशन के साथ क्या हो रहा है कि हमने जो है गांव देहात में भी कंक्रीट का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। अब हम कंक्रीट स्ट्रक्चर हर जगह खड़े करते जा रहे हैं, ग्रीनरी को ख़त्म करते जा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जो दरख्त होते हैं वो कुदरती तौर पे एक तो आपकी आबो हवा को साफ करते हैं, उसके साथ साथ माहौल का जो दर्जे हरारत है वो 3 से 5 डिग्री कम कर देते हैं। तो सबसे आसान हल ये है कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स तो चलाते हैं, हम पौधे भी लगा लेते हैं, लेकिन बाद में हम उनकी केयर नहीं करते। तो सबसे आसान हल ये है कि हर शहरी अगर एक दरख्त भी, एक पौधा भी लगाता है और उसकी प्रॉपर केयर करके उसको तनावर दरख्त बना लेता है, तो ये सदका जारिया भी है और उसका कंट्रीब्यूशन भी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम नज़ीर साहब। ये सारी सूरत हाल जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है, करना पड़ सकता है, जो अलर्ट्स आ रही हैं, साथ साथ उन पर भी नज़र रखें, अपना ख्याल रखें, और साथ में यही मैसेज है कि भाई जो शजरकारी है ये हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपने अपनी और अगले जो आने वाली नस्लें हैं उनकी ज़िंदगी ठीक रखना चाहते हैं, अच्छी रखना चाहते हैं, तो पौधे लगाएं भी और उनका ख्याल भी रखें। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।